वेलकम टू जीएससी एकेडमी। मैं एसके सिंह। आप लोगों का मौलिक अधिकार का भाग आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, समाप्त हो चुका था। तो मौलिक अधिकारों में कुछ आपके पास मौलिक अधिकारों में संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था। मौलिक अधिकार में संशोधन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में आज चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें और लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ कि आपसे बस यही अनुरोध करता हूँ। मैं जब हमेशा वीडियो में अनुरोध करता हूँ, लेक्चर में अनुरोध करता हूँ आपसे कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। अब देखिएगा, मौलिक अधिकार के संशोधन में मौलिक अधिकार के संशोधन, यहाँ सवाल आपको बन जाती है। आप हायर एग्जाम दीजिएगा तो यहाँ से एक सवाल बनने की संभावना रहती है। चलिए एक सवाल बन जाती है, यहाँ से देख लेते हैं। इस टॉपिक को भी हमने छोड़ रहा था तो हम क्यों छोड़े, इसको भी क्लियर करते चलते हैं। कहीं ना कहीं ये भी है, मौलिक अधिकार का ये भाग ही है। अगर यहाँ से एग्जाम में आ गया तो सवाल छूट जाएगी आपसे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी सवाल छूट सके और आपका नोट अधूरा रह जाए। तो आप नोट पूरा बनाएं, नोट अधूरा नहीं छोड़ें। इसलिए मैं इस टॉपिक को भी क्लियर कर देता हूँ। तो क्या इस टॉपिक का नाम क्या है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। मतलब मौलिक अधिकार का संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा, ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, किस बात में, किस केस में क्या कहा गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन होती है या नहीं होती है, या होती है तो किस अनुच्छेद के तहत होती है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति देखिएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद कितना में निहित है? अनुच्छेद 368 में निहित है। याद रखिएगा, आर्टिकल 368 में निहित है। आर्टिकल 368 में निहित है। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अनुच्छेद कितना में? 368 में, 368 में निहित है के तहत संसद को दी गई है। लेकिन हाँ, अभी भी याद रखिएगा, सवाल आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है। सवाल डायरेक्ट आपसे यहाँ से 1 नंबर में छपेगी कि मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है। निम्न में से आपको ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चा? आपका आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या जाएगा? संसद जाएगा। तो मौलिक अधिकार में संशोधन का शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को दी गई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न वादों, मतलब केस, वाद का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? केस के मामले में संसद की शक्ति के मामले में जो निर्णय दिया है उसका विवरण इस प्रकार है। चलिएगा, अब नीचे देखते हैं इस प्रकार। तो यहाँ तक सवाल आपको दिमाग में छप गया कि इस तरह सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल पूछेगा, मौलिक अधिकार का संशोधन आपको किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 368 में वर्णित है। और ये किस में निहित, किसको ये कौन कर सकता है संशोधन? तो संसद कर सकता है संशोधन। मौलिक अधिकारों में क्लियर हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? समय समय पर इसको जांच कर सकता है, निर्णय ले सकता है। ठीक है, विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहला क्या है आपके पास? सबसे पहला केस कौन सा आया? सबसे पहला केस आया आपके पास, याद रखिएगा। पहला केस का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट दीजिएगा, इसको स्टार लगाइएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। 1951 में, 1951 में। फिर से रिपीट करना चाहता हूं मैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में क्या है? इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। मतलब शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 में यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्णय दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। तो पूछेगा, निम्नलिखित में से किस वाद के तहत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है? तो आर्टिकल 368 के तहत। और पूछेगा किस केस के तहत? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 के तहत। क्लियर हो गया? यहाँ तक दिमाग में छप गया? फिर से मैं रिपीट करते रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से सवाल आपको छपेगी। हायर एग्जाम दीजिएगा, आपको यहाँ से सवाल बनने की संभावना रहेगी। डीपली पढ़ लीजिएगा बच्चों, कभी भी तकलीफ नहीं होगा आपको एग्जाम में।
अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा तो आपको तकलीफ होगी, आप अदर जगह इधर उधर भटकिएगा, डीपली नहीं पढ़िएगा, ऊपर ऊपर ही पढ़ के निकल जाइएगा, बाद में हमेशा आपको पढ़ने का चिंता लगा रहेगा, मौलिक अधिकार आपको कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं अपने लेक्चर के माध्यम से पूरा डीपली पढ़ाया हूँ आप लोगों को, एक बार लेक्चर पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए फिर से रिपीट करता हूँ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में क्या कहा गया था। इस बात में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। किस केस के तहत? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 के तहत। क्लियर हो गया। उसके बाद आया कि वाद 2 आया, उसके बाद वाद 2 में क्या कहा, केस 2 में क्या कहा गया, तो देखिएगा केस 2 में कहा गया, केस 2 था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ठीक है। इस बात में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यहाँ सवाल पूछेगा कि किस केस के तहत संसद को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के तहत कहा गया था। इस बात में, इस केस में 11 न्यायाधीश, ये भी पूछ सकता है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कितने न्यायाधीशों के बेंच जजेस बैठी थी, तो 11 न्यायाधीशों की। संविधान पीठ गठन किया गया। इस पीठ ने 6-5 का बहुमत अपना दिया, 6-5 का बहुमत निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात 1971 में 24वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसके जरिए सर्वोच्च न्यायालय, चलिए आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय के पश्चात 1971 में 24वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसके जरिए सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के निष्प्रभावित बनाते हुए प्रावधान जोड़ा गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के मौलिक अधिकारों में संशोधन की गई। देखिए ऊपर कहा गया क्या चीज, कि आपको मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है गोलकनाथ में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी प्रावधान में क्या गया, 24वां संविधान संशोधन लाया गया, 1900 विधेयक लाया गया, 1971 में लाया गया। इस विधेयक में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले पूछा किस केस में आपको मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का निर्णय नहीं दिया गया था, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बाद में 1971 में क्या कर दिया गया बच्चा, कि 24वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, और इसमें क्या प्रावधान जोड़ा गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। चलिए इसके बाद अगला केस में आते हैं, केस नंबर 3 में आते हैं। केस 3 क्या कहता है समझिएगा आप लोग। केस 3 है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में क्या कहा, इस बात में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त होगी, परंतु उसे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस केस में 13 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ गठित किया गया, ठीक है। इस केस में कितना किया गया था, 13 संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। इसमें निर्णय दिया गया था 7-6 का निर्णय दिया गया था, 7-6 का निर्णय हुआ था। तो फिर से एक बार समझिएगा, अगर आपसे पूछेगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में क्या हुआ था, तो इसके तहत कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में कोई और शक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। संविधान की जो मूल ढांचा और शक्ति उसमें कोई परिवर्तन नहीं की जा सकती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर सवाल पूछेगा कि किस केस के तहत संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किसके वाद के तहत कहा गया था, तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के तहत। फिर से समझिएगा इस सवाल को, फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूँ। सवाल आपसे पूछेगा किस केस के तहत संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का जिक्र नहीं किया गया था, तो आपसे पूछा आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। इसमें कितने बेंच बैठी थी, तो 13 जजों की बेंच बैठी थी। अब तक की सबसे बड़ा बेंच है, याद रखिएगा, अब तक की सबसे बड़ा जजेस का बेंच है 13 का, ठीक है। जिसमें निर्णय कितना की हुई थी, 7-6 का निर्णय हुआ था। कितने का, 7-6 का निर्णय हुआ था। क्लियर हो गया, मतलब 7 का पक्ष में था और 6 विपक्ष था, ठीक है। तो 7 का निर्णय
से जीत हुआ। 7-6 का निर्णय था। क्लियर हो गया यहाँ तक? सवाल आपको दिमाग में छप गई होगी। तो चलिए इसी को दिखाते थोड़ा सा और। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। इस संवैधानिक पीठ ने 7-6 के बहुमत से अपना निर्णय दिया। मैं समझा चुका हूँ, इसके पहले ही समझा दिया था आपको। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अगला केस आया क्या? केस नंबर 4 आया। केस नंबर 4 क्या? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980। इसमें कुछ नहीं कहा गया था, बस पिछला ही बात को बस रिपीट किया गया। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को दोहराते हुए यह कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या न्यायिक समीक्षा करके न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। क्लियर हो गया? बस उसी बात को रिपीट किया गया। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पास एक पॉइंट और आ गया आपके पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है आपके पास, समझ लीजिएगा। अब कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशी नागरिक को भी मिला है। इसको स्टार लगा लीजिएगा। सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिक को प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुछ ऐसे अनुच्छेद जिनका लाभ विदेशी नागरिकों को मिलता है। क्लियर? तो आर्टिकल 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो चलिए आपसे टेस्ट ले लेता हूं। बताइए आर्टिकल 17 क्या है? चलिए बताइए। तो आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का संबंध, जिसको छुआछूत बोलते हैं, आर्टिकल 17। क्लियर हो रहा है? आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का संबंध है आर्टिकल 17 से। तो चलिए बताइएगा आगे। आर्टिकल 18 क्या है? चलिए जल्दी बताइएगा, आर्टिकल 18 क्या है? तो आपको हम बताए थे कि इस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि शिक्षा और सैन्य मामले में क्या है? शिक्षा और सैन्य मामले में को छोड़कर बाकी सभी को उपाधियों को लेने से मना किया गया है। उपाधियों का अंत किया गया है। याद कीजिए बच्चों, एग्जाम में सवाल बनेगी। और 20 और 21 क्या है? जीवन का अधिकार है, आपको बता चुके थे। 21 प्राण और देश का अधिकार है। और 20 क्या है? दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 20 दोषी सिद्ध के, 21 जीने का अधिकार हम लोग का है। क्लियर हो गया? आर्टिकल 22 क्या है? चलिए बताइएगा। आर्टिकल 22 बताइए आप लोग, जल्दी कीजिएगा। तो आर्टिकल 22 में भी कहा गया था गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण बताए थे। आर्टिकल 23 क्या है? चलिए बताइएगा। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगाएगा आर्टिकल 23 में, ठीक है ना। मानव दुर्व्यवहार पूछता है आपसे, ठीक है। मानव दुर्व्यवहार, अत्याचार किसी पर किया जाता है आर्टिकल 23 के तहत। क्लियर हो गया? आर्टिकल 24 बताइएगा आप लोग क्या है, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर लगाना, कारखानों में जोखिम भरा काम लगाना, आर्टिकल 24 याद कीजिए। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिए, नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत है, जरूर याद कीजिए। आर्टिकल 25 बताइए आप लोग। अपने धर्म को मनाने का अधिकार है अंतःपूर्वक। क्लियर? तो इस तरह से पूरा आर्टिकल अपना याद कीजिए, जरूर याद कीजिए। तो चलिए इस तरह से मौलिक अधिकार का आपका लेक्चर जितना भी सवाल था, आपको यहाँ से अधिक आपको सवाल नहीं बनेगा। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ आप अपना नोट जरूर बनाएं। आपको इस नोट का फ़ायदा जरूर मिलेगा। नोट बनाइएगा, आपको ही फ़ायदा मिलेगा, हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट मौलिक अधिकार करा चुका हूँ। आप ऐसा नहीं है कि देख के आप नोट नहीं बना सकते हैं। आप जहाँ से उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा को नोट कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो बढ़ाइए, पॉज कर करके नोट पूरा बना लीजिएगा। आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नोट अगर बना लीजिएगा तो। अगर मेरी बातों को आप यकीन करते हैं, मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, अगर विश्वास करते हैं, तो प्लीज़ अपना कॉपी में नोट ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसी बातों से मैं अपना लेक्चर को अब समाप्त करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप एक बार सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड जो भी बच्चों जो भी मेरे प्यारे साथियों, छोटे हैं बड़े हैं जो भी हों, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और उसके बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लें, जिससे आपके ऑल नोटिफिकेशन चालू हो जाए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ जो आपको पता चल सके कि हाँ GSC एकेडमी पर कोई वीडियो आई है। तो चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को मानिएगा, मैं भी आपकी बातों को मानिएगा। अगर आपसे अगर हम कोई शिकायत है मेरे प्रति, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शिकायत को दर्ज करें। उस शिकायत को मैं अच्छा करने का प्रयत्न करूँगा, और आगे भी इस तरह को लेक्चर को मैं लाता रहूँ। तो धन्यवाद। बूढ़े को, बच्चों को और स्त्रियों को सम्मान करना नहीं भूलें, और किसानों को सैल्यूट ज़रूर करें। तो धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।